हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, पर हर तकलीफ से इंसान सीखता भी बहुत है। नमस्कार दोस्तों, आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी से जितने भी बनने वाले करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इससे बिहार से भी जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैंने आज डाले हैं। आते हैं सबसे पहले आज के सवाल। मैंने कल जो सवाल दिया था कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसका जो आंसर था डी यानी जम्मू कश्मीर जो है सुगंधित पौधों की खेती के लिए वहाँ की सरकार ने जागरूकता अभियान प्रारंभ किया था। जो भी पिछले वीडियो देखे हैं इस तरह से क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं और देते हैं भी। आते हैं सबसे पहले आज के प्रश्नों में। आज का प्रश्न है शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च जो है किसने किया है, यानी किस के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। ए आते हैं, ए है गृह मंत्रालय, बी है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, सी है एसबीआई और डी है सेबी एसईबीआई सेबी। आंसर जो इसका होगा यानी सेबी यानी पहला शेयर बाजार जो है इंडेक्स का प्रधान भारत का है। उन्होंने साथी मोबाइल ऐप यानी धोखाधड़ी से बचने के लिए शेयर बाज़ारों के लिए आज वर्तमान में जो देख रहे हैं शेयर बाज़ार का बड़ा ही होर लगा हुआ है। कई लोग मोबाइल पे ही अपनी पैसे लगाते हैं और मोबाइल से ही शेयर बाज़ार को आकलन करते हैं और जिससे कई जो है एक फर्जी जो है चल रहे हैं, लोग दिवालिया हो रहे हैं। आते हैं इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने डाले हैं। कहते हैं मोबाइल फ़ोन के जरिए शेयर कारोबार को बढ़ते चलन के बीच बाजार नियम सेवा ने अपना मोबाइल ऐप साथी पेश किया है, यानी मोबाइल ऐप साथी इन्होंने पेश किया। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका जो है पूरा नाम है, हिंदी में आप देख सकते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में जितने भी शेयर सर्किट हैं, चाहे एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बीएसई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सभी जो है सेबी के अधीन होते हैं, इन्हीं के द्वारा रेगुलेटिंग की जाती है। आते हैं सेबी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। कहते हैं सेबी की स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई थी भारत में, जबकि सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई है और सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो अजय त्यागी हैं। उसके बाद मैं कुछ जो है मोबाइल ऐप जो योजना है चलाए जा रहे हैं, लॉन्च किए गए हैं, उनके लिए मैंने यहाँ डाला है। पहला प्रगति मोबाइल ऐप जो है हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने लॉन्च किया है। वही भारत के पहला जो है ई मछली बाजार ऐप, यानी मछलियों के लिए ऑनलाइन जो है खरीद बिक्री के लिए फीस वाले जो है लॉन्च किया है, वो असम की सरकार ने ये लॉन्च किया है। जबकि एक और है फिट इंडिया मोबाइल ऐप जो अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी चंद्र बोस 125वीं जयंती का भव्य जो है प्रतिमा का कहाँ स्थापित की जाएगी। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है कर्नाट प्लेस जो दिल्ली में ही पड़ता है, बी है इंडिया गेट दिल्ली में ही पड़ता है, सी है जंतर मंतर दिल्ली में ही पड़ता है और डी है लाल किला, यह भी दिल्ली में ही पड़ता है। तो जो इसका है आंसर होगा वो होगा बी नंबर यानी इंडिया गेट। इंडिया गेट में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा जो है ना स्थापित की जा रही है। आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ग्रेनाइट से बनी यह मूर्ति देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि मानी जाएगी।
इस प्रतिमा का काम पूरा होने तक नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूदा रहेगी। यानी जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक होलोग्राम का जो बना हुआ प्रतिमा है वह जो है न बना रहेगा, दिखता रहेगा, लोगों तक उनकी जो है न आदर्श और विचार पहुंचता रहेगा जब तक कि उनकी प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती। आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं किस अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आते हैं, ए है ऐश्वर्या राय, बी सुष्मिता सेन, सी है आलिया भट्ट और डी है जया बच्चन। इसका आंसर होगा बी यानी सुष्मिता सेन। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं सुष्मिता सेन ने अनेक शो सुष्मिता सेन के उनके जो है शो है आर्य 2, एक नई पिक्चर जो है लॉन्च किए हैं। आर्य 2 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड्स दिया जाएगा। यह पुरस्कार DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं साल उनसे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट था जो मैंने यहाँ लिखा कि साल 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन बनी थी, जो मिस यूनिवर्स पहली बनी थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कहते हैं हाल ही में किस स्थान पर आइसफिश फीडिंग कॉलोनी की खोज की गई है। यानी आइस फिश फीडिंग जो कॉलोनी है, यानी ऐसी मछली जो पारदर्शित है, ये खोजा गया है कहाँ पे। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है आर्कटिक, जो बी है अंटार्कटिका और सी है डेनमार्क, जबकि डी है फिनलैंड। इसका आंसर होगा बी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी खोजे गए हैं नई तकनीक का। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। कहते हाल ही में वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका के वेवेड सागर में आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की है। आइस फिश की वैज्ञानिक नाम नियोपैग्रोटोसिपस अपोनाह है। इस प्रजाति की खोज फरवरी 2021 में की गई थी। बर्फ की मछली में एक पारदर्शी खोपड़ी और पारदर्शी रक्त भी होता है। ये एकमात्र कशेरुकी है जिनमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। इनके पास ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यह एक विकासशील अनुकूल है। ये अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। बर्फ के क्रिस्टल को बढ़ने से रोकने के लिए मछली ने अपने पारदर्शी रक्त में एक एंटी फ्रीज प्रोटीन विकसित किया है और इस प्रकार इतने कम तापमान पर यह जीवित रहती है। यानी एक प्रकार जो एंटी फ्रीज जो एक प्रकार की प्रोटीन इन्होंने विकसित अपने अंदर की है मछली, जिस कारण वो बर्फ यानी मतलब माइनस में भी -15, -17, -18 डिग्री सेल्सियस में भी वो बहुत ही अच्छी से अपनी जीवन यापन काट लेती है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है। तो वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की जो पहली बैठक आयोजित हुई है वो कहाँ हुई। ऑप्शन आते हैं, ए है भारत, बी चीन, सी ब्राजील और डी है रूस। इसका आंसर होगा बी यानी चीन। चीन शेर्पा की पहली बैठक जो है ना एक तरह से कह सकते हैं अध्यक्षता की है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं चीन की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक 18-19 जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से हुई है, जिसमें 2022 के कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि इस बैठक के दौरान सदस्य देशों ने वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर भारत से जो है धन्यवाद भी दिया है। और इस बैठक में भारत के ब्रिक्स शेर्पाओं का जो है न के रूप में जो भाग लिया संजय भट्टाचार्य ने हिस्सा लिया था।
ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जैसे ब्राज़ील है, रूस है, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका। ये ऐसे 5 देश है जो ब्रिक्स जो है सम्मेलन यानी ब्रिक्स ब्रिक्स शेर्पाओं का एक तरह से कह सकते हैं सदस्य हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं को एक नई तकनीक के रूप में उभर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है छठा नंबर कि किस राज्य सरकार ने 100 वर्ष पुराने लोकप्रिय नाटक चिंतामणि पद नाटक कर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी याद रखिएगा 100 वर्ष पुराना है और ये संस्कृति सभ्यता का एक प्रतीक था नाटक चिंतामणि पद नाटकर्म, जिस पर प्रतिबंध लगाया है किस सरकार ने, इसलिए क्वेश्चन बन जाता है। आते हैं ऑप्शन का ए है कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश की सरकार ने चिंतामणि पद नाटकम पर प्रतिबंध लगाया जो 100 वर्ष पुराना माना जाता है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 100 वर्षों से लोगों को मंत्र मुग्ध करने वाले लोकप्रिय चिंतामणि पद नाटकर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। नाटक के मंच पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का निर्णय एक विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रसिद्ध नाटक में कुछ संवाद और एक पात्र के चित्रण पर आपत्ति जताई जाने के बाद ये जो है ना प्रतिबंध लगाया गया। यानी जो नाटक हुए थे, नाटक के कर्म में कुछ ऐसे पार्ट लिए गए थे जो एक समुदाय वर्ग के लिए जो है अपमानजनक था, जिसका इस पर आपत्ति हुई और उन्होंने सरकार को अपना जो है ना एक कह सकते हैं शिकायत दर्ज किया, जिसके कारण इस पर रोक लगाया गया है वर्तमान में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है। आते हैं ऑप्शन में। ए है वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी है सेबी। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिन्होंने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है। आरबीआई के मुताबिक डीपीआई सूचकांक से पता चलता है कि देश भर में डिजिटल भुगतान में तेजी से वृद्धि हो रही है। आरबीआई ने अपना डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू करते हुए मार्च 2018 को आधार वर्ष घोषित किया था। यानी मार्च 2018 को ही उन्होंने अपना आधार वर्ष घोषित किया था। कौन? आरबीआई ने। आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर कहते हैं हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लास बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया? हाल ही में तो ये ऑप्शन आते हैं। ए है कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। हमारा बिहार सी नंबर इसका आंसर होगा। जो बिजली सरप्लास बिजली उत्पादन करने में ये आगे हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। जरूर अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद बिहार सरप्लास बिजली बाजार में बेचने लगा है। यानी बिजली तो उत्पादन करता ही है उतना जितना हम लोग खपत करते हैं, उसके अलावा भी अधिक करते हैं, जिस कारण ये बेच रहे हैं मार्केट में। बिहार में बिजली की मांग रोजाना औसतन 5000 से 5500 मेगावाट है। लॉकडाउन के बाद बिहार में बिजली की रोजाना जो है खपत थोड़ा सा हाल में कम आई है, 4500 से 5000 के बीच आई मेगावाट ही रह गया है। इसलिए जो बचे हुए बिजली अदर जो है ना स्टेट को बेचे जा रहे हैं बिहार के द्वारा। ये बहुत ही खुशी की बात है, इसलिए क्वेश्चन बनता था, मैंने इसको डाला। अगले क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। ऑप्शन आते हैं। ए समस्तीपुर, बी बिहार पटना, सी दरभंगा और डी है भागलपुर। इसका आंसर होगा ए, यानी समस्तीपुर। समस्तीपुर जहां शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। बिहार के समस्तीपुर जिले में बच्चों के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत मुख्य इमारत के ऊपर एक कक्ष को हवाई जहाज के आकार में बनाया गया है। इसे ही शिक्षा उड़ान नाम दिया गया है। यानी शिक्षा को अधिक प्रभावित करने के लिए जो है इस तरह से कार्यक्रम
लागू किया है और इसलिए इसे शिक्षा उड़ान नाम दिया गया है। उस तरह से आकार इमारतों के ऊपर जो है छत पर हवाई जहाज़ के आकार दे करके, जिससे बच्चों में जो है शिक्षा का एक प्रभाव जगे। आते हैं इस जो है लास्ट को क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है, इसके बाद रिवीजन पार्ट है। कहते हैं 10 नंबर है, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक है कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी। पुस्तक है कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन आते हैं ए अमित गोयल, बी रोहित वर्मा, सी आरजू मलिक और डी है पीयूष पांडे। तो इसका जो आंसर होगा डी यानी पीयूष पांडे। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। हमने लिखे हैं कुछ, क्या लिखे हैं? कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी पुस्तक अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित है पुस्तक है। मनोज बाजपेयी बिहार के पश्चिमी चंपारण के संबंध में रखते हैं, यानी ये बिहार के पश्चिमी चंपारण से संबंध रखते हैं। अब आते हैं रिवीजन पार्ट। आज के प्रश्नों के रिवीजन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहते हैं पहला नंबर 1 है, शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी चंद्र बोस सुभाष, शायद गलती से लिखा पाया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इंडिया गेट। तीसरा है, किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस स्थान पर आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई है? तो अंटार्कटिका में ये खोज की गई है, जो एकदम पारदर्शी मछली जैसी होती है, एक प्रजाति है इनका। पांचवा है, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? तो वह है चीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं किस राज्य सरकार ने 100 वर्ष पुराने लोकप्रिय नाटक चिंतामणि पद नाट्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है? वो है आंध्र प्रदेश। 7वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है? वो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगले नंबर क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर, हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? तो वह है बिहार। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो वह है समस्तीपुर। 10 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आज के डोज में भी देखेंगे। सेट नंबर 24 तारीख है, 24 मार्च सेट होगी। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पीयूष पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं अब अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में कहते हैं आज का डोज, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है, और ये जो जीके जीएस सेट नंबर 24 यानी 24 चल रहा है, और 24 के पहले 23 मैंने सेट डाल दिया है, यानी 230 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दे चुका हूं। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, उनसे मेरा आग्रह है कि आप देख सकते हैं। आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा, और मेरा मानना है कि आप लोग जितने भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इसको अपना नोट करें, और बहुत जल्द आप लोग को एग्ज़ाम से पहले मैं सारे नोट को तैयार कर कर आपको PDF बना करके जो है इस जितने भी इसमें हम जो है यूट्यूब पर हम डाल देंगे, या टेलीग्राम पर जो भी मेरे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको मैं PDF बना कर दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग नवजागरण जीके जीएस डालिएगा, आ जाएगा, उनसे आप जुड़ जाइए। आते हैं 1 नंबर, कहते हैं मरुस्थल मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो वह है नाइट्रोजन। मरुस्थलीय जो मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कहते हैं पौधा को कौन सबसे अधिक तल जल किस प्रकार के मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा में जो है जल सबसे अधिक प्राप्त होती है पौधों को। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में भूख तथा तृप्त मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग को से प्रभावित होता है? तो वह मस्तिष्क भाग जो है अल्जाइमर रोग से प्रभावित होती है। पांचवा है, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो वह गोल्डन आवर जो है इसको नाम कर देते हैं, गोल्डन आवर। पहले घंटे जो दिल के दौरे पड़ते हैं उसको नाम देते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो वह है पान चाउ। पान चाउ ये चीनी जनरल थे, चीनी शासक थे जिन्होंने कनिष्क को जो है ना पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय का देवगुप्त के नाम से भी पुकारते थे, और विक्रमादित्य तो आप लोग जानते ही हैं ना। अगला है आठवां नंबर, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह उस समय था जिन्हें रंगीला बादशाह कहा गया, मोहम्मद शाह। और आपको मालूम होगा कि मोहम्मद शाह मुगल वंश का अंतिम शासक था जो तख्ते ताऊज पर बैठने वाला था। यानी तख्ते ताऊज जो है बेबादल खां के द्वारा बनाए गए थे शाहजहां के समय में, वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मुगल वंश का अंतिम शासक था। और नादिर शाह आपको पता होगा 1739 ईस्वी में जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था, और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कह के पुकारा जाता था। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास किया गया है? तो किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 जो राज्य के नीति सिद्धांत के तहत आते हैं। और मैं अनुच्छेद के 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक मैंने वीडियो बना करके आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूं, और काफ़ी कम समय में मैं वीडियो तैयार किया हूं। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो नहीं पढ़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ लें। 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद मात्र एक वीडियो में मात्र 34 मिनट में तैयार करके दे दिया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वो एक बार 2 बार आप पढ़ ले, कंफर्म हो जाएंगे, उससे सारे अनुच्छेद आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं द लास्ट क्वेश्चन कि जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो जनहित याचिका का जनक जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भवानी 1885-86 में थे, जिन्होंने जनहित याचिका प्रारंभ किया था। पी.एन. भगवती जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के थे, इन्हीं का देन है। आते हैं आज के सवाल में। आज का सवाल है कि भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? ऑप्शन आते हैं, ए है गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी उत्तराखंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। कल फिर मैं सुबह मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय